आरा केरम रांची से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप मोराबादी की तरफ से जब चिरौंदी और बोड़िया होते हुए और मांझी वाले रास्ते पर जाएंगे तो कुच्चू गांव आता है। कुच्चू गांव के ठीक बाद एक रास्ता बाईं की ओर मुड़ता है जो आपको ले जाता है आरा और केरम गांव। आज हम आए हुए हैं आरा केरम गांव। आरा केरम एक ऐसा गांव है जिसकी प्रशंसा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में करी थी। रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा केरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आरा केरम एक ऐसा गांव जो नशा मुक्त है। आरा केरम एक ऐसा गांव है जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और जहां प्लास्टिक का प्रयोग नामात्र होता है। तो आइए आज हम चलते हैं इसी गांव में और बात करते हैं यहाँ के लोगों से। एक समय गांव के लोग नशा के आदी थे, किंतु गांव की महिलाओं ने ही ये बीड़ा उठाया कि वे नशा से लोगों को मुक्ति दिलाएंगी। इसके लिए गांव की महिला समिति की सदस्यों ने एक मुहिम छेड़ा और सबसे पहले गांव में हड़िया इत्यादि बेचना बंद करवाया। उसके बाद उन्हीं महिलाओं ने नशा करने वालों को सजा देना भी शुरू कर दिया और इनके इसी मेहनत का फल यह है कि आज यह गांव नशा मुक्त है। आरा और केरम दो ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल नशा मुक्त है और इनको नशा मुक्त बनाया है यहाँ की महिलाओं ने। तो आइए चलिए हम बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से कि कैसे उन्होंने इस गांव को नशा मुक्त बनाया। कैसे बनाया आपने इस गांव को नशा मुक्त? जी सभी को जोहार। मतलब जैसे कि हम लोग का गांव 2016 से पहले ही पूरी तरह नशा से घिरा हुआ था। तो 2016 में जब हम लोग का ड्राइव चला समूह का, तो उस समय हम लोग सभी दीदी समूह में जुड़ गए और समूह में बैठ के हम लोगों ने इस नशा को दूर करने के लिए चर्चा करने लगे। तो फिर हम लोग इसको हर साप्ताहिक बैठक करने लगे और उसमें चर्चा करने लगे कि कैसे हम लोग दूर करेंगे। तो फिर धीरे धीरे हम लोग की जो गतिविधियां हैं आगे होती गई। पहले तो हम लोग मतलब जो महिलाएं समूह में बैठती थी वो लोग खुद बनाती थी, उसको हम लोगों ने उसे बनाना छोड़ दिया और जो अपने घर में छोटा छोटा हंडिया होती थी उसको इकट्ठा करके एक जगह ठठेरा को बुला के बेच दिए हम लोग। तो इस तरह हम लोग का जो सामूहिक बेचने का तरीका हुआ उससे हम लोग का घर में जो बनता था हंडिया वो तो बंद हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग साप्ताहिक बैठक करने लगे और उसमें चर्चा करने लगे कि हम लोग घर घर जाके मतलब इंक्वायरी करेंगे कि कौन कौन पीता है। तो इस तरह से हम लोग शाम शाम जाते थे अपने समूह के दीदी सबके साथ में और देखते थे कि कोई पी के आता है कि नहीं। तो फिर अगर कोई दादा पी के आते थे तो उनको समझाते थे कि भैया आपको नशा नहीं लेना है। और इस तरह से हम लोग करते करते अपना गांव को नशा मुक्त बना दिए। तो आप अब हमें ये बताइए कि इस गांव को पूर्णतः नशा मुक्त करने में कितना समय लगा आप लोगों को? सभी को जोहार। हमारे गांव में नशा मुक्त करने में लगभग साल भर लग गया और साल भर के बाद पूरा नशा मुक्त है। इसमें ना कोई सिगरेट पीते हैं, ना तो जो तंबाकू है तंबाकू खाते हैं, ना तो हड़िया ना दारुआ कोई नहीं लेते हैं, बिल्कुल नशा मुक्त है। आमतौर पर आप देखेंगे कि हर जगह प्लास्टिक का कूड़ादान होता है, किंतु इस गांव में लोग प्रयास करते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो। और आप सच माने आपको इस गांव में प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर दिखेगा। गांव की महिलाएं अपने गांव के लिए कूड़ादान भी बांस से ही बनाती हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ बांस का कूड़ादान बना रही हैं,
बल्कि बच्चों को इस शिक्षा भी दे रही हैं कि बच्चों को कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आप बहुत ही कम देखेंगे कि इस गांव में कोई कूड़ा इधर उधर फेंक रहा है, और गलती से किसी ने फेंक भी दिया है अगर, तो लोग उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। मैं जयंती कुमारी, मैं आरा करम का रहने वाली हूँ और मैं बीए सेमेस्टर 3 में पढ़ती हूँ। मेरा ऑनर्स है इकोनॉमिक्स और मैं अपने पापा के साथ मटर की खेती करती हूँ और इसका हेल्प पूरी तरह से रखती हूँ। पहाड़ों के बगल में बसे होने के कारण कई बार बरसात में पहाड़ पर से आने वाली पानी ने इनके खेतों को बर्बाद कर दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने स्वयं ही अधिकारियों की देखरेख में पहाड़ों पर 300 से अधिक चेक डैम बनाए हैं। अब इसका लाभ यह हो रहा है कि बरसात में पानी इनके खेत को तो नुकसान नहीं ही पहुंचा पा रहा है, बल्कि गर्मी में भी इन्हें डैमों का पानी उनके खेतों की सिंचाई के लिए काम आ रहा है। सर, ये चेक डैम जब चुनाव का माहौल था, चुनाव का सीज़न चल रहा था, उस समय हम लोगों ने सोचा कि ना तो कोई सरकारी लाभ योजना मिलने वाला है, अभी ना कोई काम मिलने वाला है, घर में बैठे बैठे क्या करें। इसलिए हम लोग का कोई सुझाव देने वाले जो है हमारे झारखंड कमिश्नर नरेगा के सिद्धार्थ त्रिपाठी सर, उन्होंने हम लोगों को बैठाया, समझाया कि आप लोगों ने अगर ये चुनाव के माहौल में अगर एक काम हम लोग कर लेते हैं, जंगल में लूज बोल्टर स्ट्रक्चर का काम कर लेते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने भी फैसला किया कि हम लोग क्यों ना ये काम किया जाए। 3 महीना का समय मिला गया था, उसमें हम लोग आरा केरम के सभी जितने भी बूढ़े हो गए या नौजवान हो गए या बच्चे हो गया, सभी लोग मिलजुल के हम लोग 250 से 300 लोग आते थे सुबह 8 बजे, और 8 बजे आने के बाद शाम 6 बजे तक यहाँ पे काम करते थे। जो भी आप देख रहे हैं लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, ये गिनती किया गया है, इसमें 753 है, जो कि हम वही लूज बोल्डर स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। और ये चुनाव के समय में किया गया है, और ये इसलिए किया गया है कि हम लोग का जो बारिश के समय में जो बहाव के कारण हम लोग का बहुत खेत बर्बाद होता है, जो धान का फसल लगाते हैं वो सभी खराब हो जाते हैं। प्लस जो जल स्तर हम लोग का धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, उस जल स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये जल स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए लूज बोल्डर स्ट्रक्चर का जो बनाया है। इसमें हम लोग का जो बारिश होती है उसमें बारिश का पानी रुक रुक के आती है, तो हम लोग का खेतों तक पहुँचते पहुँचते इनका स्पीड जो होता है बहुत कम हो जाती है, और इसका जल स्तर जो हम लोग का धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, उस जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम लोग ये सब किए हैं। और आज के डेट में देखिएगा कि बहुत सारे लोग बोरिंग कर रहे हैं 1000 फीट 2000 फीट, तो उसके जगह में अगर हम लोग धरती माँ को पानी ना दे या धरती माँ से निकाले केवल, तो ये भी अच्छा बात नहीं है। हम लोग गए थे महाराष्ट्र, रालेगांव सीधी, जो आना हजारे के गांव गए थे, उसके बाद हिवड़े बाज़ार गए थे, तो वहाँ हम लोग 2-3 बार गए, 2-3 स्टेप करके गए थे। तो उसमें से हम एक बार ही गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने जो सीखा कि वहाँ जब झारखंड में 4 गुना बारिश होने के बाद भी वहाँ 1 गुना बारिश होती है, लेकिन फिर भी खेती इतना अच्छा करते हैं लोग वहाँ का, कि देख के हम लोग को भी लगा कि हम लोग को भी करना चाहिए ये सब। वहाँ के जितना बारिश नहीं होती है उतना दूध का उत्पादन करते हैं। 3,000 लीटर रालेगांव सीधी, हिवड़े बाज़ार 2,000 लीटर पर डे का दूध वो लोग दूसरे को बेचते हैं। हमको लगता है कि जितना खेती करते हैं, दूध निकालते हैं, उतना बारिश भी नहीं हो पाती है, फिर भी वो लोग पानी का इतना अच्छा उपयोग कर पाते हैं, इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ से बहुत अच्छा ही सीख मिला। वहाँ से सीखने के बाद हम लोग को भी लगा कि हम लोग ये सब काम भी करना चाहिए। कृषि के बारे में अभी तो मैं फ़िलहाल आरा केरम का कृषि मंत्री हूँ, जो कि कृषि का ही देखरेख कर रहा हूँ, लेकिन काम इतना बढ़ने के वजह से लोग कृषि पे ध्यान उतना नहीं दे पाए हैं। ऑर्गेनिक खेती का भी काम हो रहा है, प्लस जितने भी नियम
बनाए हैं गांव में आरा केरम के लोग, सभी लोग का सहयोग है इसमें। प्लस रही बात कि जो नियम बनाया गया था महाराष्ट्र से, हम लोग जो नियम सीख के आए हैं वो आरा केरम में भी लागू किए जी। ये इस तरह का लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो हम लोग का जल स्तर था बहुत नीचे चला गया था। एक फसल करने के बाद जो पानी था कुआं में हो चाहे तालाब में हो सूख जाता था, लेकिन अब जो हुआ कि लूज बोल्डर और ये हम लोग टीसीपी का निर्माण किए हैं। जो भी टीसीपी का निर्माण किया है, हर जगह में देखिएगा कि टीसीपी का निर्माण है। घर का भी पानी निकलता है, उसको भी हम लोग रोक के रखते हैं कि ज़मीन के अंदर जाए और जल स्तर हम लोग का ऊपर आए। जो कुआं में हम लोग गर्मी के सीजन में नाप के रखे थे कि अगर गर्मी आने के बाद कितना जल स्तर ऊपर आता है। गर्मी में ही नापते थे और गर्मी में ही फिर दूसरा साल नापते थे कि जल स्तर हम लोग का बहुत ऊंचा आ गया है, जो कि हम लोग अभी 3 फसल तक कर सकते हैं। 3 फसल तक कर रहे हैं। पानी अभी तक वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी देख रहे हैं कि झरना का पानी जो है, तो झरना का पानी ये हम लोग आरा केरम 2 गांव हैं, तो 2 गांव में जो ये केरम के लोग जो ये झरना का पानी में पूरे लोग यूज कर रहे हैं अभी, जो कि बिना मशीन का बिना कुछ लगाए हुए ये अच्छा से खेती कर ले रहे हैं, अच्छा से रोजगार भी कर ले रहे हैं, गाय पालन भी कर ले रहे हैं। आरा और केरम गांव में लोग खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन को बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। इस विधि में वॉल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाया जाता है और पाइप के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस विधि से काफ़ी पानी की बचत होती है और किसानों को पानी पटाने में मेहनत भी काफ़ी कम करना पड़ता है। गांव के किसान पूर्णतः जैविक खेती करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट इत्यादि का ही प्रयोग करते हैं। वे कीटनाशक इत्यादि का न्यूनतम प्रयोग करते हैं और इसी कारण से बाजार में इनके यहाँ उगाए हुए सब्जी और फलों की मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आरा केरम जाना जाता है यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो अब आप हमें ये बताइए कि आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं? जी, मेरा नाम हुआ रमेश बेदिया और मैं ग्राम केरम से हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम लोग खुद को देसी गाय का गोबर हो और उसके हम लोग नाडेप टैंक बना हुआ है मनरेगा के तहत, जिसमें हम लोग नाडेप टैंक में उसको डालते हैं, खरपतवार जितने भी होते हैं। तो नाडेप टैंक में हम लोग भर करके उसको हम 3 महीना के लिए हम लोग छोड़ देते हैं और 3 महीना में हम लोग जब भरने के बाद में वो तैयार हो जाती है तो एक नाडेप टैंक में 1 एकड़ में एक जो है सो मैक्सिमम हो जाती है खाद। उसके बाद बर्मी कंपोस्ट भी हम लोग के यहाँ है, तो बर्मी कंपोस्ट से भी हम लोग खेती कर लेते हैं। उसके अलावा हम लोग एक अमृत मिट्टी है, तो अमृत मिट्टी, अमृत जल, तो अमृत जल सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। जिसके पास मवेशी नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि गाय नहीं है, जिसके पास गोबर उपलब्ध नहीं है, तो अमृत जल बना करके वो खेतों में छिड़काव करते हैं, फसल में छिड़काव करते हैं। अमृत जल बनाने का विधि भी है कि 1 लीटर गाय का गोमूत्र होती है, 1 केजी गोबर होती है, 50 ग्राम गुड़ लेते हैं, उसको 1 लीटर पानी में हम लोग घोल करके उसको 10 लीटर पानी में डाइवर्ट करते हैं और उसको हम लोग 3 दिन के लिए हम लोग फिर से 100 लीटर पानी में एक बड़े ड्राम लेते हैं, 100 लीटर पानी में हम लोग उसको घोल बना करके तैयार कर लेते हैं और 3 दिन हम लोग उसको चलाते हैं ताकि ऑक्सीजन भी जीवाणु को मिले। और उसके बाद 3 दिन के बाद में हम लोग जो है सो उसको सूती कपड़े में छान करके हम लोग ड्रिप में, जिसके पास ड्रिप है ड्रिप में जो है सो छोड़ते हैं और जिसके पास ड्रिप नहीं है तो ओपन रूप से हम लोग जो है सो मशीन द्वारा छिड़काव करते हैं। और जिसके पास मतलब गाय नहीं है, गोबर नहीं है, तो वो नाडेप टैंक के माध्यम से नाडेप टैंक भरने का भी हम लोग तरीका बनाए हैं कि पहले हम लोग ज़मीन को, प्लेंथ को हम लोग बढ़िया से उसको समतल कर लेते हैं, उसमें नमी के लिए हम लोग पानी छिड़काव करते हैं और गोबर का घोल छिड़काव करते हैं और उसमें हम लोग सूखे खरपतवार, चाहे घास फूस हो या जो भी हो, सूखा हो हरा हो, उसको डालते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें गाय के लिक्विड, गोबर के लिक्विड बना करके हम लोग उसमें फिर से हम लोग उसमें छिड़काव करके दबाते हैं, पैर से पूरा दबाते हैं। जब वो दब जाने के बाद में हम लोग हल्का हल्का ऊपरी सतह की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है ज़मीन का, खेत का, उसको हम लोग छिड़काव करते हैं और उसको दबा करके फिर से हम लोग खरपतवार डालते हैं। तो इसी तरह से लेयर बाय लेयर करके हम लोग पूरे नाडेप टैंक को भर देते हैं और वो 3 महीना में जो है सो तैयार हो जाती है। तो जिसके कारण हम लोग आज है रासायनिक खाद हम लोग मुक्त कर दिए हैं। हम लोग को गांव में किसी तरह से कोई रासायनिक
दवा का उपयोग नहीं होता है, ना तो यूरिया DAP का उपयोग होता है, ना तो कोई लिक्विड वाला उपयोग होता है। और हम लोग अमृत जल को ही छिड़काव करते हैं, और अमृत जल को ही हम लोग एक तो ताना में देते हैं या ऊपर में छिड़काव करते हैं। उसके अलावे डीकम्पोजर एक हम लोग के पास है, डीकम्पोजर भी हम लोग बना के रखे हैं, और उसको भी हम लोग छिड़काव करते हैं, जो पौधा का ग्रोथ भी और फल फूल में जो है सो उसका बढ़ाने में सहयोग करती है। तो इसके कारण से हम लोग इसको हम लोग गांव में इसको अपने से निर्धारित किए हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि जैविक खेती, लेकिन हम लोग अपने ग्राम सभा की ओर से हम लोग प्राकृतिक खेती के नाम से हम लोग जानते हैं जी। तो आपकी उपज शहर की उपज से अलग कैसे है? देखिए, अभी के वर्तमान स्थिति में अगर हम लोग देखते हैं तो इतने भी रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है कि तुरंत का रिजल्ट निकलना चाहिए। जो अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं शहर में हो या बड़े बड़े फार्मिंग जो अपना रहे हैं, तो वर्तमान में तुरंत जो है सो रिजल्ट आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारा रासायनिक दवा जो निकला है कि हम इसको आज डालें कल से तुरंत रिजल्ट निकल गया, और वो काफ़ी खर्चीले होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, और महंगे होने के कारण से वो तुरंत रिजल्ट दे देता है। और हम लोग ग्रामीण जो है सो और खाने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये ताज़ा तो दिखने में दिखता है, लेकिन वो उसकी गुणवत्ता में जो है सो काफ़ी कमी है। और हम लोग जो करते हैं कि जो देसी हिसाब से हम लोग लगाते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, भले ही उपज कम होती है लेकिन हम लोग का पैसा नहीं लगता है। जो अभी देखिएगा DAP 30 से 35 रुपये kg है, लेकिन वो हमको DAP 1 kg नहीं, 2 kg नहीं, कम से कम 50 kg DAP चाहिए। यूरिया 10 से 15 रुपये kg है, तो वो पैसा हम लोग का बच रहा है। और जो कीड़ा मकोड़ा लगता है उस अगर 100 ml लेने जाइएगा तो आपको लग जाएगा कि 200-300 रुपये, जैसा कंपनी का लीजिएगा तो वो पैसा उसमें लगता है। और हम लोग जो करते हैं देसी हिसाब से बनाते हैं, वो अमृत जल जो छिड़काव करते हैं, तो केवल हमको 50 ग्राम गुड़ की आवश्यकता होती है, और वो 100 लीटर पानी में हम उसको कर लेते हैं, तो हमको पैसा खर्च नहीं होती है। तो हम लोग का जो है सो शहर और मतलब गांव में खास करके आरा केरम ने हम लोग ये परिवर्तन किए हैं, और हम लोग जो है सो पैसा भी बच रहा है और अच्छा उपज भी हो रही है। विशेष रूप से केवल हम लोग का थोड़ा सा मार्केटिंग की आवश्यकता है, और मार्केटिंग अगर हम लोग के बीच में उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोग आरा केरम के लोग कभी हम लोग गर्मी महसूस नहीं करेंगे। इस गांव के किसान अपने खेतों के लिए केचुआ खाद, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है, स्वयं ही बनाते हैं। वे इसे बाजार से नहीं खरीदते हैं। हमने जब बाबूराम गोप जी से बात की तो उन्होंने बताया कि वे केचुआ खाद केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचड़े आदि से स्वयं खाद बनाते हैं। और इस खाद की विशेषता यह होती है कि इससे मच्छर और मक्खी कभी नहीं बढ़ते हैं, और इसमें बदबू भी नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि आरा केरम गांव जो है वो नशा मुक्ति के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये भी सुना है कि आपने यहाँ पे अपना खुद का वर्मी कंपोस्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो आप ये वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं? जी, हम लोग वर्मी कंपोस्ट अपने से तैयार करके उसके बाद जो है ये ऑर्गेनिक खेती के में जो है सो यूज कर रहे हैं। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हम लोग जो है जो गोबर खाद होता है, और गोबर खाद को हम लोग जो है सो उसको ये जो बेड है उस बेड में हम उसको जो है सो डाल देते हैं। डालने के बाद जो है से 8 से 10 दिन के बीच में रहने देते हैं। उसके बाद जो है सो फिर उस हम केचुआ जो है सो डाल देते हैं। और जैसे जो है सो मैंने फिर 1 महीना के बाद जो है सो ऐसे वहाँ पर केचुआ जो खा करके जो मैं छोड़ते हैं, तो फिर उसको हम जो है सो ऊपर निकाल करके हम कोई बोरी में हम उसको जो है से रखते जाते हैं। और फिर जब हम फसल लगाते हैं तो फसल में जो है सो जैसे खीरा हो गया, या तो मैंने गोभी हो गया, बीन हो गया, मटर हो गया, उसमें जो है सो हम लोग यूज करते हैं, देते हैं। और पहले हम लोग जब से मैं वर्मी कंपोस्ट जो है सो तैयार कर रहे हैं, उससे हम लोग को यह बेनिफिट मिला कि पहले रासायनिक खाद जो है सो यूज करते थे, उसमें ज़्यादा खर्च होता था। अब उससे क्या, इससे जो है सो मैंने हमको रासायनिक खाद में जो खर्च होता था उससे हमको वंचित हो रहा है। हम इससे वर्मी कंपोस्ट जो है सो उसमें देकर डाल करके हम खेती जो है सो कर लेते हैं। और उसके साथ साथ जो है सो मैंने हम अमृत जल जो होता है, तो अमृत जल भी बना करके हम उसमें जो है सो डालते हैं, ताकि उसका जो है सो ग्रोथ जो है सो बढ़ता है, मैंने जल्दी होता है।
तो इस टाइप का जो है सो हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके हमारा उसमें मदद होता है, हमको उस मैंने रासायनिक खाद डालने से हमको वंचित होता है, उसमें हमारा पैसा बचत होता है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कैसे लाभदायक है? इसमें जो है मैं ऑर्गेनिक में हमको यही लाभदायक है कि जैसे कोई भी जैसे आलू हो गया या बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, गोभी हो गया, उसमें ज़्यादा हमको जो है से या केमिकल दवा जो है से यूज करना पड़ता था। अब हम उसके जगह पर जो है से मैंने हम या जैसे ऑर्गेनिक में जो है से जैसे नीम का जो है से मिलता है दवा, तो नीम का पत्ता वगैरह से नीम दवा भी जो है उसमें हम जो है छिड़काव करके हम जो कीटनाशक लगता है उसको हम ख़त्म करते हैं। और पहले जो है से केमिकल जो है से वहाँ पर दवा डालते थे, उसका जो है सो 2 दिन 4 दिन जो है उसका अंश रहता था, तो उससे भी जो है से बीमारी का जो है सो प्रकोप होता था। अब उसका मैंने स्वादिष्ट कुछ अलग लगता था, और इसका जो ऑर्गेनिक जो हम खेती कर रहे हैं इसका स्वादिष्ट कुछ अलग लगता है। इससे हमको जो है से बीमारी से भी हम वंचित हो रहे हैं, और उसमें तरह तरह का जो है से बीमारी प्रकोप होता है जो हम केमिकल डालते हैं, इससे हमारा बहुत फ़ायदा है। आपका वर्मी कंपोस्ट बाज़ार में मिलने वाले वर्मी कंपोस्ट से अलग कैसे है? हम लोगों ने जैसे कि बाहर का जो वर्मी कंपोस्ट में देखे कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो वहाँ पर ये मिट्टी प्लस बालू का भी अंश वहाँ पर रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है सो प्योर रहता है, अपना खुद को जो है सो मैंने या गोबर रहता है, तो गोबर खाद को हम दे करके बनाते हैं, तो मेरा ओरिजिनल जो है सो वहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट बनता है, और वो हम अपना खेती में जो फसल में देते हैं तो उससे ज़्यादा कारगर होता है। और उसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं ये जो है वो सब इकट्ठा किए हैं, ये अभी धान जो है हम लोग जो है से मैंने मीसे हैं, तो उसका जो है सो जितना भी पुआल वगैरह है नचड़ा कचड़ा है, तो इसके लिए फिर हम लोग जैसे अभी देखिएगा कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो है सो नाडेप है, इसमें हम लोग जो है से मैंने जितने भी खार पतवार होता है उसको हम वहाँ पर डालते हैं। तो डालने का विधि है जैसे हम गोबर का लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड बना करके उसके बाद जो है से फिर हम वहाँ पर अगर 1 फीट के बीच में हम ये जितना भी जो है सो खर पतवार होता है उसको डालते हैं, उसके बाद गोबर का लिक्विड देते हैं, उसके बाद फिर 6 इंची से ऊपर जो है सो हमारा मिट्टी जो है सो उर्वरक मिट्टी रहता है, तो उसी को हम जो है से 1 इंच जो है सो मैंने उसको फिर ऊपर लेप लगाते हैं, और लेप लगा करके फिर जो है सो फिर वो मिट्टी या गोबर का लिक्विड देते हैं, उसके बाद फिर ऊपर से देते हैं, तो परत बाई परत दे करके हम वो कंपोस्ट खाद जो है सो तैयार करते हैं। वो 90 दिन के अंदर में वो तैयार हो जाता है। अभी कुछ जो है सो यहाँ पर बना हुआ है और कुछ यूज किए हैं, कुछ बाकी है। एक गांव का उत्थान और पतन उस गांव के लोगों पर तो निर्भर करता ही है, किंतु साथ ही साथ निर्भर करता है उस ग्राम प्रधान पर भी, जिनके दिशा निर्देश पर ही गांवों में अधिकांश चीजें होती हैं। आइए मिलते हैं ग्राम प्रधान श्री गोपाल राम बेदिया से। मेरा नाम हुआ गोपाल राम बेदिया और मैं ग्राम आरा का ग्राम प्रधान हूँ। मेरा गांव का विशेषताएं बहुत ही अटूट है। यहाँ जो है हम लोग जब से मेरे गांव में ग्राम सभा को मजबूती दिए, हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एकता को मजबूती दिए, तब से मेरा गांव में प्रत्येक साल प्रत्येक दिन जो है परिवर्तन की कगार पर है। और हम लोग जिस रफ्तार से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ग्राम सभा को हम लोग मजबूती दिए, उनका महत्व को समझे, और सभी महिला पुरुष जो है ग्राम सभा में आने लगे, और जो भी अपना छोटी सी छोटी बात है वो ग्राम सभा में रखने लगे, और उनका ग्राम सभा में उनकी समस्या को निराकरण किया जाता है और करने लगे हम लोग। तो इसमें हम लोग ग्राम सभा में कुछ ग्राम सभा के द्वारा पॉइंट बनाया गया है। वो पॉइंट में 1 नंबर में है कि श्रमदान, 1 नंबर में है श्रमदान। तो श्रमदान का मतलब है कि हम लोग पूरे गांव के महिला पुरुष नौजवान बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे सहित जो है हम लोग श्रमदान किसी गांव के सामूहिक तौर पर या निजी पर भी हम लोग काम करते हैं। तो श्रमदान का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज़ पर हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर पूरे ग्रामीण 1 दिन के लिए पूर्ण रूप से वहाँ पर काम करते हैं।
और काम करते हैं। तो हम लोग अभी तक जो श्रमदान किए हैं वह 3 साल के अंतराल में 40 लाख का श्रमदान हम लोग कर चुके हैं। और श्रमदान जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है ना, वो तोड़ने का काम नहीं करता है। श्रमदान से आपको आनंद लगेगा, अच्छा लगेगा और काम भी दिखता है श्रमदान से। और दूसरा है कि लोटाबंदी। लोटाबंदी का मतलब होता है कि पहले लोग जो है लोटा लेके बाहर में लोग शौच करने के लिए जाते थे, तो अब जो है हम लोग उसको लोटाबंदी कर दिए। तो लोग कहाँ जाएंगे? अब जो है लोग जो है अब सभी लोग अपना शौचालय में जाते हैं। यहाँ हमारे आरा केरम में पूर्ण रूप से सभी का घर में शौचालय बना हुआ है और सभी लोग चाहे महिला हो पुरुष हो, यहाँ तक कि हमारे बच्चे लोग को भी आदत हो गया है, सभी लोग अपना शौचालय में जाते हैं। अब है चराईबंदी। चराईबंदी का मतलब है कि अगर आप गांव में खेती का कार्य कर रहे हैं तो आपको चराईबंदी करना अति आवश्यक है। जब तक आप चराईबंदी नहीं करेंगे आप जो है पूर्ण रूप से खेती का काम नहीं कर सकते, क्योंकि खेती का मतलब होता है कि अगर हम खेती कर रहे हैं, कृषि पर हम कहीं पर लगा चुके हैं खेती, तो अगर वहाँ पर हम बैल बकरी अगर हम खोल देते हैं, छूटा छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि कृषि जो है चरेगी। तो हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा से निर्णय लिए हैं कि अगर आप लोग जब तक चराईबंदी नहीं करेंगे तब तक आप कृषि पर काबू नहीं पा सकते हैं, कृषि को आप बचा नहीं सकते हैं। और है कुल्हाड़ी बंदी। कुल्हाड़ी बंदी का मतलब होता है कि टांगी बंदी। हम लोग जंगल हो या गांव का कोई भी पेड़ हो, हम लोग कच्चा लकड़ी नहीं काटते हैं, हम लोग इसका सुरक्षा करते हैं। और वन विभाग की ओर से, झारखंड सरकार वन विभाग की ओर से हम लोग को जंगल बचाने के एवज में हम लोगों को 4 लाख रुपया जो है झारखंड सरकार वन विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया है। यह बहुत ही गर्व की बात है। हम लोगों को 2nd पुरस्कार मिला था वन विभाग की ओर से जंगल बचाने के कारण। प्लास्टिक बंदी भी हम लोग किए हैं। प्लास्टिक बंदी का मतलब है कि बहुत सारी प्लास्टिक से हम हानि होती है। आप देखेंगे कि अगर आप बाज़ार, पहले क्या होता था कि बाज़ार हम लोग जाते थे, वहाँ से प्लास्टिक में हम साबुन हो गया, हल्दी मसाला हो गया, हम प्लास्टिक में ही लाते थे। मिठाई भी हो गया, जिलेबी मिठाई, तो हम प्लास्टिक में हम डाल के लाते थे। और डाल के लाने के बाद क्या हुआ कि अगर आप प्लास्टिक में डाल रहे हैं तो जिलेबी का अंश जो है प्लास्टिक में पड़ ही जाता है, हो ही जाता है जिलेबी में। तो आप जिलेबी के खाएंगे तो ज़रूर आपको जो है कैंसर का बीमारी होना ही होना है। तो और जो व्यक्ति कैंसर की बीमारी हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उनका मृत्यु तय है। तो इस पर हम लोग जो है सभी लोग इस पर जागरूक हैं और इसका पालन हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की अगर मान के चलिए प्लास्टिक से आप अगर मिठाई ला रहे हैं, कोई चीज़ भी ला रहे हैं, प्लास्टिक को बाहर में फेंक दे रहे हैं, गाय चरते चरते जा रही है, गाय खा गई, तो एक दिन उनका आदत पड़ गया तो वो रोज़ खाने लगती है, उसके बाद उसका पेट में जमा हो जाता है, एक दिन गाय मर जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम ग्रामीण जो किसान हैं, पशुपालन है, वो किसान को बहुत बड़ा हानि होती है। और प्लास्टिक को जहाँ तहाँ हम अगर फेंक भी देते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ भी देते हैं, तो वो सड़ता गलता नहीं है, वो बल्कि हमारा ज़मीन को उर्वरा शक्ति घटाती है ना। तो इस तरह से जो है प्लास्टिक से बहुत सारा हानि है, जिसके कारण हम लोग प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बंदी है। हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो अपना थैला लेके जाते हैं तो वहाँ के दुकानदार लोग बोलते हैं कि आप लोग प्लास्टिक क्यों नहीं ले जाते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि ना प्लास्टिक ले जाएंगे, ना मेरा गांव में गंदा होगा, ना मेरा गांव में किसी तरह का कोई बीमारी होगा। अब क्या है कि दहेज प्रथा बंदी भी है, क्योंकि हमारे बोर्ड में उस चीज़ को ऐड नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग ऐड करेंगे। दहेज प्रथा बंदी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जब जिस समय शादी ब्याह होती है, तो अभी भी है दूसरे गांव में, मेरे गांव में तो अभी नहीं है। हमारे गांव में 7 जाति के लोग हैं, है ना। तो 7 जाति के लोग पूर्ण रूप से इसका पालन कर रहे हैं। दहेज प्रथा का मतलब हुआ कि जब तक दहेज प्रथा नहीं दीजिएगा शादी ब्याह होता नहीं है। लेकिन मेरे गांव में उस तरह का नहीं है। हम अपने लड़का को और लड़कियों को हम इतना शिक्षा, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, उनको हम संस्कार दे रहे हैं। तो मेरा इस गांव का लड़की अगर दूसरे गांव में अगर जाएगी तो जिस तरह से मेरा कल्चर है, मेरा रीति रिवाज, मेरा संस्कार है ना, मेरा जो यहाँ पर जो साफ़ सफाई है, हर तरह का जो मेरा यहाँ पर अलग तरह का जो इसमें चल रहा है, वह चीज़ अगर वो मेरा
लड़की यहाँ से अगर दूसरे गांव में अगर जाती है शादी होके, तो वो भी इसी तरह का वहाँ पर अपना काम करने का काम करेगी। तो हमको जो है दहेज प्रथा वाला, दहेज वाला लड़की हमको नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए, हमको संस्कारी लड़की, हमको अच्छी लड़की चाहिए, हमको गुणवत्तापूर्ण लड़की चाहिए। और हमको जो है जैसे लड़का भी चाहिए तो हमको मतवार दामाद नहीं चाहिए, हमको संस्कारी वाला दामाद चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है नवयुवकों का, नवयुवतियों को हम लोग उनको संस्कार से भर दे रहे हैं, उनको शिक्षा से हम लोग कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दहेज प्रथा पर हम लोग काबू पाए हैं। और बाहर से लोग भी आते हैं तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा लड़की में कोई कमी हो, और कोई नहीं चाहता है कि मेरा दामाद मतवार हो। तो इस तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से सभी नशा मुक्त हो चुका है। तो इस तरह से हमारे लड़का लोग भी नशा नहीं कर रहे हैं। तो लोग बाहर का लोग चाहते हैं कि हम उस गांव में अपना संबंध जोड़ाएं, दामाद बनाएं। तो इस तरह से पूर्ण रूप से इसका सभी जगह प्रचार हो गया है और इसका पालन हो रहा है। और है आपका नसबंदी हम लोग अपनाए हुए हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। आप देखेंगे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आपका ज़मीन भी घट रहा है। तो आपका ज़मीन घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पर खुद एहसास किए हैं। हमारे गांव में करीब 4-5 घर ऐसा है कि उन लोग का ज़मीनें नहीं है। उन लोग को हम लोग ज़मीन दिए हैं और उन लोग यहाँ पर घर बनाया है। लेकिन हम लोग को एहसास हो रहा है कि अगर जनसंख्या का यही रफ्तार अगर बढ़ा तो आने वाले दिन में तो विश्व में हमारा देश जो है दूसरा स्थान रखता है, और आने वाला दिन में यह बहुत ही जनसंख्या विस्फोटक हो जाएगा। इसलिए इस पर हम लोग नियंत्रण रखते हुए कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, चाहे लड़का हो या लड़की, हम लोग को मान सम्मान दोनों का अधिकार एक है। अभी देखिएगा कि झारखंड में प्रथम स्थान पर हमारे जो द्रौपदी मुर्मू हैं, महामहिम राज्यपाल, वो चूँकि महिला हैं और वो प्रथम स्थान पर अभी बैठी हुई है। तो इसलिए हम लोग गांव में उनके उदाहरण देकर हम लोग समझाते हैं कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है ना। तो इसको हम लोग, चाहे लड़का जितना अधिकार है पढ़ने का उतना लड़की का भी अधिकार है, और लड़का जो चीज़ कर सकती है उससे अधिक जो है लड़की कर सकती है। तो जिनका अगर एक लड़का या एक लड़की है तो हम लोग जो है ग्राम सभा से उनको हम लोग प्राइज़ भी रखे हैं कि अगर जिसका एक लड़का होता है तो उसको एक फर्स्ट प्राइज़ देते हैं, या लड़की होती है तो उसको हम लोग भी फर्स्ट प्राइज़, जिसका दूसरा होता है तो उसको सेकेंड, तीसरा वाला का तो यहाँ पर नो अलाव है। तो इस तरह से हम लोग नसबंदी पर भी हम लोग यहाँ पर इसका पालन हो रही है। एक है डीप बोरिंग बंदी, जैसे आपका कृषि सिंचाई होता है, दिन रात उसमें सिंचाई होती रहती है। देखिएगा कि 800-900 फीट जो है उसका गहराई जाता है। अगर मेरा गांव में अगर 10 को उस तरह का अगर बोरिंग अगर खोद दिया जाए, बड़ा वाला डीप बोरिंग, तो जो हम लोग जो है मनरेगा के तहत या अपने से जो भी डोभा नाला कुआं तालाब हम लोग खोदे हैं, वह स्वतः धीरे धीरे उसका जल स्तर नीचे चला जाएगा। तो हम लोगों ने ग्राम सभा से इसका नो अलाव किए हैं कि भाई जो बड़ा वाला डीप बोरिंग है, जो दिन रात सिंचाई होती है कृषि के लिए, वो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग पीने के लिए चापाकल हम लोग खुदवा सकते हैं, कुआं हम लोग खुदवा सकते हैं, डोभा खुदवा सकते हैं, है ना, तालाब खुदवा सकते हैं। जो हम लोग मूल रूप से जो हमको आवश्यकता है वो चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला डीप बोरिंग है, दिन रात चलती है, वो हमको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग उसको भी बड़ा वाला डीप बोरिंग बंदी हम लोग किए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने पॉइंट पर हम लोग काम किए हैं। और इसका जो व्यक्ति अगर सारी पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर जो व्यक्ति अमल नहीं करता है, पालन नहीं करता है ना, तो उसको जीवन भर सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाता है। तो किसको नहीं चाहिए योजना, किसको नहीं चाहे। हम लोग जो भी यहाँ पर पॉइंट बनाया गया है वो पॉइंट बिल्कुल जमीनी स्तर पर, और वो चीज़ को करना ही पड़ता है, और नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पर काबू पाए हैं और हम लोग इसका सफलता प्राप्त करके हम लोग इस मंजिल पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें विश्वास है कि आरा और केरम के वासियों से हमें अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा, और हम प्रयास करेंगे कि हमारे राज्य में जल्द ही आरा और केरम जैसे कई और गांव हो जाएं।